हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 27 को टोटल 3 डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वार्मिंग अप ब्रेकिंग द आइस। यह आर्टिकल बेसिकली आर्कटिक इकोसिस्टम के बारे में है। इंडिया क्या रोल अदा कर सकता है उसके बारे में यह आर्टिकल है। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो 2017 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछा हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे वो है हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। इसके अलावा हम लोग आर्टिक काउंसिल के बारे में भी बात करेंगे जो आपके प्री पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द लीगलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। ये आर्टिकल भी आपके प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अपार आईडी के बारे में, जो आइडेंटिटी कार्ड है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव के अंदर, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। ये आपके प्री पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में लास्ट में हम कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करेंगे जिसमें आपको गूगल करके कमेंट करना है कि ये प्लेसेस कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वार्मिंग अप ब्रेकिंग द आइस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है GS1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से मेंस में पूछा जा सकता है। प्री एस्पेक्ट को कवर करेंगे, इसमें आर्टिक काउंसिल के बारे में जानेंगे। आर्टिक काउंसिल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पहले कई बार आ चुका है और अभी भी आने की संभावना है। तो आर्टिक काउंसिल के बारे में आप लोग अलग से नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो 2017 में पूछा गया था। हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, क्रायोस्फीयर किस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर है उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ह्यूमन पे और ग्लोबल क्लाइमेट पे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं थोड़े थोड़े चेंजेस करके। बेसिकली क्रायोस्फीयर क्या होता है, जितनी भी आइस बॉडी है पूरे अर्थ में उसको क्रायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्नो हो गया, सी आइस हो गया, रिवर आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, परमाफ्रॉस्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को हम काय में इंक्लूड करते हैं, क्रायोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल की। जो क्वेश्चन है उसको आर्टिकल के बाद एड्रेस करेंगे। बेसिकली आर्टिकल में बात की जा रही है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है G20 समिट में कंसेंसस बना करके, है ना। पूरी दुनिया को विश्वास नहीं था कि ये कंसेंसस बनाया जा सकता है। इसमें क्लियरली ये शो होता है कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों के जो इंटरेस्ट है उसको बैलेंस कर सकता है और एज अ चाइनीज़ एक्सपांशनिज्म के सामने डिटरेंट का काम कर सकता है। इंडिया एज अ लीडर जो है राइज हुआ है इस G20 समिट के बाद से और वर्ल्ड में जो है कंसेंसस डेवलप करने का एक तरीके से पावर रखता है अपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी के वजह से। अब बेसिकली इसी के कारण इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि इंडिया को जो है इसी तरह का कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है आर्टिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्लोबल क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिक इकोसिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया डायरेक्टली स्टेक होल्डर है क्या? नहीं। आर्टिक काउंसिल का मेंबर है क्या? नहीं। फिर इंडिया का रोल की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी आर्टिक इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, जो सी मेल्ट हो रही है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसके इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में पड़ेंगे और क्लाइमेट में अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका डायरेक्टली असर इंडिया को भी पड़ेगा। इसलिए इंडिया को लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में ये बातचीत की गई है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिक समझते हैं, आर्टिक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और वहाँ पर अभी इस वक्त क्या चल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो बेसिकली आर्टिक इज़ वार्मिंग एट अ रेट ऑफ 4 टाइम्स फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबल एवरेज 1 डिग्री है तो वहाँ पर जो वार्मिंग रेट है वो कितना है? 4 डिग्री, है ना। ऐसा कहा जा रहा है आर्टिक 4 टाइम्स जो है फास्टर गर्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज से, जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होगा? सी लॉस होगा, है ना। जो सी आइस है वो मेल्ट होगी और उसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। तो बहुत सारी जो सी है
वो क्या होगी, ख़त्म होने लगेगी। जो सी आइस है वो नॉर्मल पानी वाली सी बन जाएगी, ओशन बन जाएंगे, जिसके कारण सी लेवल राइजेज होंगे। और सी लेवल राइज होने के कारण जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे आप जानते हैं, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको सी लेवल राइज होने के इम्पैक्ट के बारे में। और क्या होगा उसके साथ साथ, थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट होगा। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जो भी सॉइल्स होती हैं अगर उसका 0 डिग्री से, वो सॉइल का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, मतलब वो फ्रोज़न सॉइल है, तो उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परमाफ्रॉस्ट जो फ्रोज़न सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर्ड होता है, CH4 मीथेन स्टोर्ड होता है इन सॉइल्स में। और अगर परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग होगी, थॉइंग मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। तो बेसिकली अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट करेगा तो क्या होगी, CO2 और CH4 रिलीज़ करेगा। ग्लोबल गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें जितना US अभी CO2 एमिशन कर रहा है, ऑलमोस्ट उतना एमिशन कहाँ से होगा, आर्टिक इकोसिस्टम से होगा, जिसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होंगे, इरिवर्सिबल क्लाइमेट इम्पैक्ट होंगे। किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिक इज़ देयरफॉर क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। इसलिए हमें प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आर्टिक को, ताकि इसके जो इम्पैक्ट हैं, वर्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है इंडिया से, कि ग्लोबल साउथ स्टेक होल्डर क्यों हैं, इंडिया से क्या कनेक्शन है आखिर आर्टिक का, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टिंग द ग्लोबल साउथ एंड मेल्टिंग आर्टिक इज़ नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो जो भी क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसका जो भी क्लाइमेट चेंज में बदलाव हो रहे हैं, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो डायरेक्टली ग्लोबल साउथ को अफेक्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा वनरेबल है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो हमें अभी देखने मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लड और ड्रॉट इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया अगर की बात की जाए तो हम लोग मेनली रेनफेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए इंडिया का जो प्रोडक्शन है, फूड सिस्टम है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। रेनफॉल किस पे डिपेंड कर रही है, क्लाइमेट चेंज पे। तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है 150 करोड़ लोगों वाली आबादी वाले देश की। इसलिए इंडिया बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। Recent research shows an intricate correlation between the melting of Arctic sea ice and extreme rainfall events during the Indian summer monsoon. Recently एक रिसर्च आई थी, उसमें डायरेक्टली रिलेशन बताया है कि अगर मेल्टिंग ऑफ आर्टिक सी आइस का रिलेशन किस तरीके से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो कि इंडिया समर मानसून में आ रहे हैं, उससे डायरेक्टली कनेक्शन किस तरीके से है। द मानसून इज़ क्रूशियल टू एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स, मेकिंग अप 80% ऑफ साउथ एशियन रेनफॉल। जो इंडिया मानसून है वो बेसिकली इंडिया में रेनफॉल का 80% जो है, सोर्स है 75 है बेसिकली, यहाँ 80% लिखा है, एक ही चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 75 जो इंडिया में परसेंट हमारे यहाँ जो रेनफॉल हो रही है वो मानसूनल रेनफॉल होती है। The interconnection is only one example of how intertwined our global system are. As impacts the region can affect the rest of the world, in this case a disproportionate impact on the global south, consensus based collective action to mitigate climate impact in the Arctic is critical। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरलिंक बताया गया है, कैसे ग्लोबल साउथ क्या है, स्टेक होल्डर है। आर्टिक के मेल्ट होने के कारण इंडिया में जो मानसून है उसको इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए बात की गई है कि पूरे जो है ग्लोबल साउथ को इकट्ठा होकर एक कंसेंसस बेस्ड कलेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे आर्टिक में होने वाले जो भी इकोसिस्टम में इम्पैक्ट हैं उसको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, तो क्लाइमेट इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की बात की जा रही है, जो कि आर्टिक इकोसिस्टम के कारण हो रहा है। अब बात करते हैं आगे क्या है। डिस्पाइट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिक, द क्लाइमेट चेंज इज बीइंग exacerbated by rapid development and growing geopolitical tension. Russia stretches over 53% of Arctic Ocean coastline and is pouring resources into commercializing and expanding trade channel along the northern sea route. तो बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने बात की, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है किसकी, आर्टिक की,
जिसके कारण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ पे पड़ेंगे। उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी कंट्रीज सीरियस नहीं ले रही है इस इशू को, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण आर्टिक अभी तक के सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड इशू है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की जो कोस्ट लाइन है वो 53% जो है बेसिकली आर्टिक को कवर करती है, और रशिया बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। रशिया अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, आर्टिक बेसिकली जब मेल्ट कर जाएगा तो वहाँ से सी रूट डेवलप हो जाएंगे। अभी तक के वहाँ आइस है, वहाँ पर आप सी रूट डेवलप नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आर्टिक मेल्ट कर जाएगा तो रशिया को बहुत जो है शॉर्टकट काइंड ऑफ चीज़ पड़ेगी। बहुत आसानी से वो क्या कर सकता है, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। तो वो वहाँ पर आर्टिक को बचाने की जगह क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है ट्रेड चैनल्स, है ना। कहाँ पर, नॉर्दर्न सी रूट में, while also continuing to use and transport high polluting heavy fuel oil through Arctic water। और बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट में ट्रेड चैनल डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा है हाई पॉल्यूटिंग हैवी फ्यूल ऑयल, है ना। जो पॉल्यूटिंग फ्यूल ऑयल है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किस वाटर में, आर्टिक वाटर में। तो ये अपने बेनिफिट के लिए रशिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, जो कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को तो फेवर करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को फेवर नहीं कर रहा है, किसके, पूरे इकोसिस्टम के, पूरे एज अ अर्थ के। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, चीज़ें चल रही है जियोपॉलिटिक्स में। उसके बाद अभी अगर हम रीसेंट की बात करें तो एज डेवलपमेंट प्रेशर इंक्रीज द ओनली करेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म फॉर दिस क्रिटिकल ग्लोबल कॉर्बन हैज़ बीन सस्पेंडेड। आर्टिक जो काउंसिल है उसको सस्पेंड कर दिया गया था जैसे ही यूक्रेन के ऊपर रशिया ने वॉर की थी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकमात्र ऐसी काउंसिल है जिसमें आर्टिक के इशू उठाए जाते हैं, उसे भी क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आर्टिक काउंसिल की बात करें तो उसमें 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ आर्टिक काउंसिल में हैं। कौन कौन सी हैं, यूएस हो गया, रशिया हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, तो जो भी आर्टिक के आसपास एकदम कोस्टलाइन बना रही है वो सारी कंट्री आर्टिक काउंसिल में इंक्लूड होगी। इंडिया है क्या, बिल्कुल इंडिया नहीं है। इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस के तरह इसमें पार्टिसिपेट करता है इसकी मीटिंग्स में। ठीक है, तो ये जो है प्राइमरी प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हम आर्टिक से रिलेटेड सारे इशू रिजॉल्व किया करते थे, लेकिन इसे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया था, उसके बाद से ये काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके कारण इस कंट्रीज़ को अकाउंटेबल और मॉनिटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, और उसके कारण जो चेंजेस हैं आर्टिक में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ग्लोबल साउथ का कोई मेंबर नहीं है, इंडिया भी क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड करता है। द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ आर्टिक काउंसिल टू वॉइस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ कुड हेल्प पुश फॉर एंड टू फर्दर एक्सप्लोरेशन। अगर इंडिया जो है वॉइस उठाता है एज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ, एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, तो फर्दर एक्सप्लोरेशन आर्टिक में उसको रोका जा सकता है। जो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन है, ऑयल का एक्सप्लोरेशन है, इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बेसिकली इसमें यही बात की गई है कि इंडिया जो है डेवलप कर सकता है अलाइन पोजीशन अमॉन्ग ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, एज एविडेंस इन G20 होल्ड द पोटेंशियल टू फॉर्ज अ यूनाइटेड अप्रोच टू सेफ गार्डिंग क्रूशियल ग्लोबल इकोसिस्टम स्पेशली द आर्टिक। इंडिया जो है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों की पोजीशन अलाइन कर सकता है, सेम कर सकता है इस पर्टिकुलर आर्टिक इशू में, और एक यूनिफाइड अप्रोच जो है क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, फॉर्ज कर सकता है। और उसी यूनिफाइड डेवलप अप्रोच के क्या किया जा सकता है, आर्टिक को सेव किया जा सकता है। मेनली आर्टिक का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको बचाया जा सकता है। इसी में इस आर्टिकल में यही बातचीत की गई है। अब बात करते हैं मेल्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल। ठीक है, जो इम्पैक्ट हैं क्रायोस्फीयर के वो ग्लोबल क्लाइमेट पे किस तरीके से पड़ते हैं। अगर आपको पता हो, आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, तो एक वर्ड आता है एल्बेडो। एल्बेडो क्या बताता है हमें कि कितना जो है हीट, जो भी रेज आ रही है सन की,
कितना उसे रिफ्लेक्ट करेंगे और कितना एब्जॉर्व करेंगे। अगर हाई एल्बिडो है तो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस कर देंगे, और अगर लो एल्बिडो है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओशियंस में एल्बिडो बहुत कम होता है और आइस में एल्बिडो 80% होता है। इसका मतलब आइस में अगर जितनी भी हीट आ रही है, जितनी भी सोलर रेज आ रही है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है। तो आइज हैव हाई एल्बिडोज which reflect most of the heat without being absorbed. So, no ice means most of the heat absorbed by Earth result in a global warming. अगर मान लीजिए आइस मेल्ट हो जाती है तो जितनी भी हीट आएगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से बढ़ेगी। इसका मतलब जो मेल्टिंग है वो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को ही राइज दे रही है, उसी को इम्पैक्ट कर रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो फिर वही सारे इश्यूज, सारे इम्प्लीकेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट को इसी तरीके से चेंज कर रही है। नेक्स्ट है हमारा, इट अफेक्ट्स एंटायर प्लानट एनर्जी बैलेंस। ठीक है, हीट बजट के बारे में अगर आपने सुना होगा, आपको पता होगा, तो पूरा का पूरा हीट बजट हिल जाएगा। ठीक है, क्यों हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट होता है। ठीक है, हीट डेफिसिट होता है कहाँ पर, जो टेम्परेट या फिर आर्टिक एरियाज़ होते हैं। क्या होता है, जितनी भी एनर्जी आती है उससे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके कारण पूरा अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर 15-16 डिग्री रहता है। अगर ये हीट बजट हिल जाएगा, अगर हीट बजट हिलता है तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर एवरेज टेम्परेचर चेंज होगा तो पूरा का पूरा ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम भी बदल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो सॉइल जिसका, जो कि फ्रोज़न सॉइल है जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये किसका होता है, CO2 और CH4। इस जितना भी परमाफ्रोस्ट होता है उसमें CO2 जमा होता है, CH4 जमा रहता है, और जैसे ही ये मेल्ट करेगा CO2 एंड CH4 का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जो कि ग्लोबल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा। इट ऑल्सो इंक्रीजेज सी लेवल एंड अफेक्ट वाटर साइकिल। अगर सी लेवल बढ़ेगा तो वाटर साइकिल अफेक्ट होगी, और वाटर साइकिल अफेक्ट होगी तो पूरा ग्लोबल क्लाइमेट में डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रायोस्फीयर के मेल्ट होने से। ये सब सारी चीज़ें इस बेसिकली हम आर्टिकल में या इस पर्टिकुलर जो मैंने लिख रखा है उसमें एड्रेस कर चुके हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द लीगलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वाइट फॉस्फोरस म्यूनेशन के ऊपर पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको CCW UN कन्वेंशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है वाइट फॉस्फोरस से। तो UN CCW के बारे में समझेंगे, क्या है UN CCW, इस आर्टिकल के थ्रू ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। ह्यूमन राइट्स वॉच रिसेंटली एक्यूज इजराइल ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस एम्यूनिशन इन गाजा एंड सेड दैट सच वेपन्स पुट सिविलियन एट रिस्क ऑफ सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इंजरी। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या एक्यूज़ किया, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पूछा जा चुका है 2015 प्रीलिम्स में, इसलिए आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, इट एडवोकेट्स द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इंटरनेशनल NGO है। इसने रिसेंटली क्या एक्यूज़ किया है इजराइल फोर्सेस को, इसराइल को क्या एक्यूज़ किया है कि इसराइल जो है वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन मतलब होता है बॉम्ब्स और गन्स। ठीक है, तो बॉम्बिंग्स के पर्सपेक्टिव में इसमें यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो वाइट फॉस्फोरस बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया गया है कहाँ पर, गाज़ा स्ट्रिप में, जिससे बहुत सारे सिविलियंस की जो जान है वो खतरे में आ गई है और लॉन्ग टर्म इंजरी होने की संभावना है। ऐसा पहली बार नहीं है, 2008-9 गाज़ा वॉर में भी इसी तरह के एलिगेशंस इसराइल के ऊपर लगाए गए थे और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का यूज़ किया है। अब बात करते हैं वाइट फॉस्फोरस के बारे में। जनरली फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है थोड़ी सी भी अगर आपने ऑक्सीजन दे दी तो ये रिएक्ट कर जाएंगे तुरंत के तुरंत, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पता होगा फॉस्फोरस के बारे में,
ट्यूबलाइट में यूज़ करते हैं फ्लोरोसेंस के लिए, है ना, जो अपने को वाइट लाइट दिखती है वो इसी के कारण दिखती है। अब बात करते हैं वाइट फॉस्फेरस की एप्लीकेशंस की। इट इज़ यूज़फुल इन मिलिट्री ऑपरेशन बट इट ऑल्सो पोजेस एनवायरमेंटल डेंजर। ठीक है, तो इसे मिलिट्री ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एनवायरमेंटल डेंजर भी क्रिएट करते हैं। वाइट फॉस्फोरस कैन बी employed to create dense smoke screens in the context of combat, hindering visibility and providing cover for military maneuvers। या आप लोगों ने, है ना, जब भी काउंटर स्ट्राइक या फिर कोई भी ऐसे गेम खेलोगे या मूवीज़ में देखा होगा, एक कोल्ड ड्रिंक की केन जैसा कुछ रहता है वो फेंकते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। मान लीजिए आपको मिलिट्री ऑपरेशन में अपनी पोजीशन बदलनी है, तो सामने वालों को क्या करना पड़ेगा, धुआं धुआं करना पड़ेगा। तो आप जो है क्या यूज़ करते हैं, वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो धुआं करने के लिए, स्मोक क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं चीज़ को, उसको क्या कहते हैं, वाइट फॉस्फोरस। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। एडिशनली इट कैन बी यूज्ड इन इंसेंडियरी डिवाइसेस सच एज ग्रेनेड एंड आर्टिलरी शेल्स। तो बेसिकली इसको एडिशनली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंसेंडियरी डिवाइसेस में। इंसेंडियरी डिवाइसेस के बारे में अलग से समझेंगे। बेसिकली ग्रेनेड और आर्टिलरी शेल्स, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, इंसेंडियरी डिवाइसेस कहते हैं। ग्रेनेड्स तो आपको पता है ब्लास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बॉम्बिंग करने में भी वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का इस्तेमाल होता है, which can result in persistent and intense fire effective against people, equipment and structure। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली क्या करती हैं, फायर जनरेट करती है, और जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मिलिट्री ऑपरेशंस में। हाउएवर द एथिकल कंसर्न सराउंडिंग इट्स यूज़ इन पॉपुलेटेड एरिया आर सिग्निफिकेंट ड्यू टू पोटेंशियल टू कॉज सीवियर बर्न एंड सफरिंग। लेकिन इसके एथिकल इश्यूज़ भी हैं, एथिकल कंसर्न हैं, क्योंकि इसके कारण जो है बर्निंग और सफरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही में ये सिविलियंस और मिलिट्री दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। बॉम्ब गिरेगा तो कहाँ कोई डिस्टिंक्शन होगा कि वहाँ मिलिट्री वाले हैं कि सिविलियंस हैं, इसलिए जो है ये बहुत बड़ा एथिकल इशू है। द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, ये हमें पढ़ना है, CCW। ठीक है, द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स इंक्लूडिंग द वाइट फॉस्फोरस विद द एम ऑफ सेफ गार्डिंग सिविलियंस। ठीक है, तो CCW ने क्या किया है, इम्पोज किया है ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स इंक्लूडिंग द वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट है वाइट फॉस्फोरस का यूज़ बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर। जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है वाइट फॉस्फोरस को यूज़ करना है या नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेसिकली क्या है, इसके क्या एम है, इट एम्स टू मिनिमाइज हार्म टू बोथ सिविलियन एंड कॉम्बटेंट्स इन आर्म कन्फ्लिक्ट्स। जब भी आर्म कन्फ्लिक्ट होगा तो जो सिविलियन है मतलब आम नागरिक, कॉम्बटेंट्स हैं मतलब जो आर्मी पर्सनल हैं जो अटैक कर रहे हैं, इन दोनों को हार्म मिनिमाइज कैसे किया जाए, यही मेन एम होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे जो कॉम्बटेंट्स हैं वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे आर्मी पर्सनल जा रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, तो उस समय उन्हें एक डिस्टिंक्शन ध्यान रखने की ज़रूरत है, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है सिविलियंस और कॉम्बटेंट्स के बीच में। जब भी वो अटैक करेंगे तो वो कॉम्बटेंट्स के ऊपर अटैक करेंगे, आर्मी पर्सनल के ऊपर अटैक करेंगे, आम जनता के ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं किया जाएगा। ये इंश्योर किया जा रहा है कि सिविलियंस को हार्म कम से कम हो इस प्रिंसिपल के द्वारा। तो हमें डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है कॉम्बटेंट्स और सिविलियंस के बीच में जब भी कोई भी आर्म कन्फ्लिक्ट होता है तो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या इंश्योर कर रहा है, मिलिट्री एक्शंस डू नॉट कॉज एक्सेसिव हार्म टू सिविलियंस कंपेयर टू मिलिट्री एडवांटेज सॉट। हो सकता है मिलिट्री को कुछ एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो और उसके लिए उसे कुछ सिविलियंस की जान लेना हो, तो वो ये जान नहीं ले सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इट्स अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमें बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर क्या इंश्योर कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन जो भी होगा वो सिविलियंस को एक्सेसिव हार्म ना पहुंचाए, ये चीज़ इंश्योर की जा रही है।
International humanitarian law also prohibit indiscriminate attack that may disproportionately harm civilian and civilian object। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो क्या प्रोहिबिट कर रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, डिसप्रोपोर्शनेट अटैक ऑन बेसिकली ऑन कॉम्बटेंट और सिविलियंस। तो इसके कारण जो है बहुत सारे सिविलियंस की जान जा रही है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमने इज़राइल और हमास कन्फ्लिक्ट में देखी है। सबसे पहले हमास ने ये सारे प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया है, सिविलियंस को पकड़ पकड़ के मारा है। उसके बाद जो इज़राइल के अटैक था, जो काउंटर अटैक था, उसमें भी हमने देखा कि कुछ हॉस्पिटल्स थे उस पर भी बॉम्बिंग हुई है। तो सिविलियंस की जान बहुत ज़्यादा गई है। तो जो अटैक हुआ है वो डिसप्रपोर्शनेटली अटैक किया गया है, जिसके कारण सिविलियंस को बहुत ज़्यादा हार्म हुए हैं। तो ये पूरे इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन हुआ है। अब बात करते हैं इंसेंडियरी वेपन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंसेंडियरी वेपन एज अ वेपन और म्यूनिशन प्राइमरली डिजाइन टू सेट फायर टू ऑब्जेक्ट और टू कॉज बर्न इंजरी टू पर्सन थ्रू द एक्शन ऑफ फ्लेम, हीट और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिलीवर्ड ऑन टारगेट। इंसेंडियरी वेपन्स बेसिकली होते क्या हैं? वो सारे वेपन्स जिससे ना फायर सेट की जा रही है, फायर लगाई जा रही है ना, जो भी हम बॉम्ब यूज़ करते हैं जिसके कारण एकदम ब्लास्ट होता है, ग्रेनेड्स हो गए, माइंस हो गई, ये सारी चीज़ें काय में आएगी? इंसेंडियरी वेपन्स में आएंगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिससे बेसिकली फायर लग रही है उसे इंसेंडियरी वेपन्स कहा जाता है। उसमें केमिकल रिएक्शन के कारण ये फायर लगती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशंस की। The Chemical Weapons Convention is a treaty that establishes a comprehensive ban on the use of chemical weapon. White phosphorus, although a chemical agent and toxic, is not covered by CWC. जो CWC है ये आपको 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है? जो लीगल ट्रीटीज़ हैं जिसके अंदर हमारा वाइट फॉस्फोरस आ रहा है, उसमें CWC के अंदर जो है वाइट फॉस्फोरस को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, उसको कवर नहीं किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ट्रीटी में वाइट फॉस्फोरस इंक्लूड नहीं किया गया है, इसका बैन इंक्लूड नहीं किया गया है। When employed as an incendiary weapon and not for chemical warfare, white phosphorus falls under the regulation of Protocol 3 of the CCW। अगर इंसेंडियरी वेपन की तरह वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जा रहा है लेकिन केमिकल वॉरफेयर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंसेंडियरी वेपन के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो रेगुलेशन होगा वो किसके अंदर होगा? प्रोटोकॉल 3 ऑफ CCW। CCW क्या है? हमारा कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, तो ये CCW प्रोटोकॉल 3 के अंदर कब आएगा? जब वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल इंसेंडियरी वेपन्स की तरह किया जाएगा। अगर हम नॉर्मली किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, केमिकल वॉरफेयर में वाइट फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी CCW के अंदर नहीं आएगा। इसे भी आपको याद रखना है। However, Protocol 3 does not effectively regulate multi-purpose munitions such as those containing white phosphorus which can cause harm in the same way as incendiary weapons it defines। साथ ही में जो CCW है उसमें बहुत मल्टीपर्पस जो म्यूनिशन है ना, अलग अलग पर्पस के लिए म्यूनिशन यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ फायर के अलावा भी। उसके लिए अगर उसमें वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जा रहा है तो वो भी CCW में क्या होगा? रेगुलेट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें क्या बात की गई है आर्टिकल में? स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल 3 वुड बी अ प्रोग्रेसिव स्टेप इन टर्म्स ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल प्रोसेस। तो हमें स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है प्रोटोकॉल 3 में, जिसमें मल्टीपर्पस म्यूनिशन में भी वाइट फॉस्फोरस के यूज़ को बैन लगाने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में यही बात की गई है। अब बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन के अंदर है, इतना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनह्यूमेन वेपन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको डायरेक्टली अगर नहीं पूछा, इनह्यूमेन वेपन कन्वेंशन पूछ लिया तो भी आपको बनना चाहिए। इट इज़ कंक्लूडेड इन जेनेवा इन 1980s एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983। ठीक है, तो 1980 में नेगोशिएशंस शुरू हुए होंगे, कंक्लूड हुए होंगे जेनेवा में, और ये कब फोर्स में आया? 1983 में। तो ईयर भी आपको याद रखना है, 1980 1983।
It is a framework of rules that ban or restrict weapon considered to cause unnecessarily indiscriminate suffering such as incendiary explosive, binding laser that does not distinguish between fighters and civilians। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं जो बैन करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो सारे वेपन्स को जो कि फाइटर्स और सिविलियन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेंडियरी वेपन्स, जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं जो फायर करते हैं वो सारे वेपन्स आ जाएंगे, ठीक है। लैंड माइनिंग आ जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है, ठीक है। इसके यूज़ को बेसिकली हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसे बैन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इस कन्वेंशन के अंदर। कन्वेंशन कवर लैंड माइंस, इंसेंडियरी डिवाइसेस एटसेट्रा। कन्वेंशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर किलिंग किलर रोबोट्स, ठीक है। तो जो किलर रोबोट्स हैं आजकल ये बहुत एथिकल इशू में भी आते हैं रोबोट्स के, ठीक है। तो किलर रोबोट्स जो हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि किलर रोबोट भी फाइटर और सिविलियंस के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो है किलर रोबोट की यहाँ पर बात की गई थी और किलर रोबोट को इस कन्वेंशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, कोई प्रोविजंस नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। तो ये आपका प्री एस्पेक्ट पूरा कवर हो जाएगा। ये जितने पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं, इसके नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, ठीक है। हमारा लास्ट आर्टिकल है अपार आईडी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको अपार आईडी मेंशन करना है मेंस में। साथ ही अगर हम प्री की बात करें तो डायरेक्टली अपार आईडी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपार आईडी बेसिकली क्यों न्यूज़ में आई हैं, आर्टिकल शुरू करते हैं और समझते हैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इस आर्टिकल में। Last week, several state government requested school to seek parental consent for the creation of new student identity card known as Automated Permanent Academy Account Registry (APAR). This is part of One Nation One Student ID initiative of the center stemming from new National Education Policy of 2020। अभी रिसेंटली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है किससे, पेरेंट्स से, कि आप लोग कंसेंट दीजिए जिससे क्या बनाया जा सके, एक स्टूडेंट आईडी बनाई जा सके, सिंगल आईडी, ठीक है। ये सेंटर का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। उसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट कर रही है पेरेंट्स से ताकि कंसेंट दी जा सके स्टूडेंट की एक सिंगल आईडी बनाने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है सेंटर का, ये किससे निकल के आया है, NEP से निकल के आया है, जो कि 2020 में लाई गई थी। उसको उसके ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब बेसिकली अपार है क्या, अपार का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये अपार का क्या हो जाएगा, हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है अलग से, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसी को बोलते हैं अपार। और यही आईडी जो है डेवलप की जाएगी। इसका पर्पस क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पस है बच्चों का जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा एजुकेशन वाला, उसको पूरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब बच्चा जो नर्सरी में एंटर कर रहा है उसकी ये आईडी बनाई जाएगी, और हायर एजुकेशन तक यही सिंगल आईडी हमेशा उसकी रहेगी। एक आईडी बनाई जाएगी एक स्टूडेंट की, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो यूनिक आईडी होगी, वन स्टूडेंट वन आईडी इनिशिएटिव के अंदर। अब इसमें हम लोग बेसिकली आसानी हो जाएगी सरकार को जो बच्चों की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू serve as a gateway to DigiLocker, a digital system where student can store their document and achievements such as exam results and report card, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सर्व एज अ गेटवे करेगा टू अ डिजी लॉकर।
यही आपकी आईडी आपको डिजी लॉकर में आप यूज़ कर सकते हैं, और डिजी लॉकर में जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिपोर्ट कार्ड हैं, वो आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? द विजन इज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज अलाउइंग स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रैक लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट एंड मोर, हेल्पिंग देम टू मेक मोर इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, इससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो ये लिटरेसी रेट को ट्रैक कर सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी जाना जा सकता है, और डायरेक्टली बच्चों की जो प्रोग्रेस होगी उसको ट्रैक किया जा सकता है। APAR also aimed to reduce fraud, duplicate education certificate by providing a single trusted reference for educational institution। APAR की हेल्प से हम लोग और क्या कर सकते हैं? जो डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, जो जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं लोग, फर्जी डिग्री बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम रोक सकते हैं, वो सारे फ्रॉड को भी रोका जा सकता है, क्योंकि ये आईडी सिर्फ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ही बना सकती है। जो इसमें एनरोल नहीं होंगे, जो सर्टिफिकेट्स आप अलग से लेके आते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फर्जी हैं, उनको अपार आईडी बनाने का कोई हक नहीं होगा, और इसलिए हम इस अपार आईडी से उन सारे इंस्टीट्यूशन को भी ट्रैक डाउन कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ओनली फर्स्ट पार्टी सोर्सेज दैट इशू सर्टिफिकेट विल बी अलाउड टू डिपॉजिट क्रेडिट इनटू सिस्टम इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी। ठीक है, हाउ विल इट वर्क? Every individual will have a unique APAR ID which will be linked to academic bank credit, which is a digital storehouse that contains the information of credit earned by a student throughout their learning journey। तो बेसिकली ये एक यूनिक आईडी होगी और जो कि ABC से लिंक होगी। एकेडमिक बैंक क्रेडिट है क्या, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसे UGC ने डेवलप किया है और NEP के अंदर इसे डेवलप किया गया है। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट को एंश्योर करने के लिए ये ABC बनाया गया है। जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो बच्चों को, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर किया, आपने कुछ क्रेडिट गेन किए, वो क्रेडिट गेन आपके ABC रजिस्ट्री में डाल दिया जाएगा, और आपने ड्रॉप आउट कर लिया। फिर जब आप वापस आएंगे तो आप सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ेंगे और अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट हैं तो ही आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ सकते हैं। ABC में चेंजेस स्टूडेंट नहीं कर सकते, सिर्फ हायर इंस्टीट्यूशन ही इसमें आपको क्रेडिट दे सकते हैं, और इसमें आपके कितना आपने बचपन से लेकर आज तक क्रेडिट अचीव किया है, इसकी सारी डिटेल कहाँ पर होगी? ABC में होगी। If the student changes school, all her data in the ABC will be transferred to her new school just by sharing APAR ID। अगर बच्चा अपना स्कूल बदलता है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ABC की वो चेंज हो जाएगी, और सिर्फ कैसे हो जाएगी? अपनी अपार आईडी न्यू स्कूल को दे देगा वो, और फिर न्यू स्कूल वाले ये ABC में जो भी वो क्रेडिट अर्न करेगा, न्यू स्कूल वाले इसमें ऐड करते जाएंगे। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जो स्कूल्स हैं, वही सिर्फ इसमें ABC में चेंज कर सकते हैं। शी वोंट नीड टू प्रोवाइड फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स। इसके लिए ऐसी किसी भी तरीके के फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स की या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो TC है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ विल इट बी क्रिएटेड? To sign up for APAR, student will have to provide basic information such as name, age, date of birth, gender एंड फोटोग्राफ। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों की देनी पड़ेगी। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड यूजिंग आधार नंबर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के जो आधार कार्ड है उससे मैच कराई जाएगी, और उसके बेसिस पे ये अपार आईडी बनाई जाएगी। स्टूडेंट विल नीड टू साइन अ कंसेंट फॉर्म and they can choose to either accept or decline sharing their Aadhaar number and demographic information with the Ministry of Education for creating the APAR ID। बच्चे लोग अपनी कंसेंट देंगे, वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि अपार आईडी बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, और साथ में आधार जो है नंबर शेयर किया जाए या ना किया जाए। फॉर माइनर्स, पेरेंट्स विल हैव टू साइन द कंसेंट फॉर्म। जो बच्चे माइनर्स हैं, 18 साल से कम के हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोगों के जो पेरेंट्स होंगे वो इस कंसेंट फॉर्म में साइन कर सकते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग आधार आईडी इज़ वॉलेंट्री एंड नॉट मैंडेटरी। ये आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है।
ये आपको पूछा जा सकता है एक ऑप्शन में कि अपार आईडी जो है मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है। वो बेसिकली कंसेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न यही है कि इतनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, आधार देंगे तो उसके लीक होने की संभावना रहेगी। यही इसका कंसर्न है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ABC इम्पॉर्टेंट है। ABC आपको डायरेक्टली यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है। इसे यूजीसी ने सेटअप किया है और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे जितना भी क्रेडिट बच्चे ने गेन किया है, कब से, प्री प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक, और वो कभी भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकता है। उसी को इंश्योर करने के लिए ये ABC बनाया गया है। समझ में आया क्या? ABC फुल फॉर्म पता है ना आपको? एकेडमिक बैंक क्रेडिट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ABC। ये आपको पूछा जा सकता है। आपको CA CDS में पूछा जा चुका है, CAPF में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है 2024 में। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है, कुछ प्लेसेस हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में हैं और कहाँ पर ही न्यूज़ में है। मैं सिर्फ प्लेसेस का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग खुद गूगल करके ये बताएंगे कि ये प्लेसेस कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारा तेल अवीव, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है रमल्ला, RAMALLAH। थर्ड है आशकेलॉन। फोर्थ है एस्डेरोट और फिफ्थ है एशडोड। ये जो पांचों प्लेसेस हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में हैं। बहुत सारे आर्टिकल आपके लिए रेलेवेंट नहीं होते लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होती है। उसमें आज ये आर्टिकल आया था एक, उसमें ये प्लेसेस न्यूज़ में है। ये आपके लिए यूपीएससी 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे गूगल करके देखिए, कमेंट करिए कि ये कहाँ पर हैं। तेल अवीव, रमल्ला, आशकेलॉन, स्टेडोरॉट एंड आशडोड, ये पांचों आपको प्लेसेस के बारे में बताना है। थैंक यू एंड एन्जॉय।